हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। हम कर रहे हैं पार्ट ए अकाउंटेंसी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है और उससे जुड़ा हुआ एमसीक्यू सीरीज़ लेके आया था। और आज के वीडियो में मैं उसी इनकम टैक्स के पार्ट को आगे बढ़ाता हूँ। इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स के पार्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ 4 टॉपिक को। पहला टॉपिक है एसएससी। एसएससी मतलब होता है करदाता, जिसके लिए हमारा जो एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के लिए सेक्शन 3 है और इस सेक्शन में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्या होता है। देन असेसमेंट ईयर क्या होता है और किस तरीके से ये लागू होता है इनकम टैक्स एक्ट पे। और फोर्थ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अराइज होते हैं, हर साल होते हैं, सभी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं और स्पेशली नेट एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस यानी रेजिडेंट स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, इसके बारे में भी हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा इन सेम चारों टॉपिक का, उसमें मैं कवर करूँगा इनके एमसीक्यूज़ को। तो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला इनके थ्योरेटिकल पार्ट को। तो शुरू करता हूँ। व्हाट इज एसएससी यानी करदाता कौन होता है और इसको किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे। एन एसएससी इज एनी इंडिविजुअल हु इज लाइबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट अगेंस्ट द काइंड ऑफ एनी इनकम अर्न और एनी लॉसेस इनकर्ड बाई हिम फॉर ए पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। देखिए, कोई भी करदाता या कोई भी इंडिविजुअल जो लाइबल है पे करने के लिए टैक्स, किसको? गवर्नमेंट को। वो किसी भी तरीके की इनकम अर्न किया हो या लॉस अर्न किया गया हो किसी भी असेसमेंट ईयर यानी कर निर्धारण वर्ष के लिए, ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज़ बीन टैक्स्ड इन द प्रीवियस ईयर फॉर इनकम अर्न बाय हिम इज ट्रीटेड एज एन एसएससी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कोई भी व्यक्ति जिसने प्रीवियस ईयर यानी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाला जो ईयर है, उस ईयर में उसने जितनी भी इनकम अर्न करी हुई है, वो उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको एसएससी ट्रीट करेंगे। एन एसएससी मे बी एन इंडिविजुअल लाइबल टू पे टैक्स फॉर हिमसेल्फ और टू पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स। एन एसएससी एक जो एसएससी यानी जो करदाता होता है, वो अपना खुद का टैक्स पे करता है या किसी के बिहाफ पे टैक्स पे करता है। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज़ क्लासीफाई एसएससी इन डिफ़िकल्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं इनकम टैक्स एक्ट में। एन एसएससी में आइदर बी ए नॉर्मल एसएससी, ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, ए डीम्ड एसएससी और एन एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। तो ये 4 कंडीशंस में कोई भी बंदा है जो करदाता बन सकता है यानी एसएससी हो सकता है। तो वो चारों कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है नॉर्मल एसएससी। A normal SSC is an individual who is liable to pay tax for the income earned by him for a particular financial year। एक ऐसा करदाता या इंडिविजुअल जिसने जो खुद से लाइबल है अपनी खुद के द्वारा अर्न की गई इनकम से, जो उसने फाइनेंशियल ईयर में अर्न की है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर से क्या मतलब है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है एक 12 मंथ का पीरियड जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। Each and every individual who has paid tax in preceding year against the income earned or loss incurred by him is liable to make payment to the government in form of tax। तो वो बंदा जो पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर में जितनी भी इनकम अर्न करता है, वो गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए, टैक्सेस पेमेंट करने के लिए लाइबल होता है। एनी इंडिविजुअल हु इज सपोर्टेड टू मेक पेमेंट टू द गवर्नमेंट in the form of interest or penalty or anybody who is entitled to tax refund under the IT Act is an assessee। देखिए, कोई भी बंदा जो टैक्स पेमेंट करता है वो क्या करता है, या तो वो टैक्स पे कर सकता है और टैक्स पे करने के बाद उसको रिफंड भी ले सकता है। हमारे आईटी एक्ट में ऐसा कहा गया है। ऑल सच इंडिविजुअल आर ग्रुप्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल एसएससी। तो ऐसे जो इंडिविजुअल जो एक व्यक्ति होंगे, इंडिविजुअल का मतलब यहाँ व्यक्ति से है, तो कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप जो ऐसे काम करता है वो नॉर्मल एसएससी कहलाता है। दूसरा है पॉइंट इसमें रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। रिप्रेजेंटेटिव जैसा नाम से आपको समझ में आ रहा है कि किसी के प्लेस पे वो आ रहा है और उसके उसके बिहाफ पे वो टैक्स पे कर रहा है। तो यहाँ पे वो बंदा क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कहलाएगा। यानी
उसकी जगह वो करदाता कहलाएगा। हु नीड रिप्रेजेंटेटिव और नॉन रेजिडेंट माइनर्स एंड द पीपुल रिप्रेजेंटिंग देम आर आइदर देयर एजेंट और मेनी टाइम्स it is happen that an individual is liable to pay tax for income or losses incurred not only by him but also for income and losses incurred by a third party. Such an individual is known as representative SSC. तो यहाँ पे देखिए कोई भी व्यक्ति है यानी थर्ड पार्टी है जिसने इनकम अर्न की है और उसके द्वारा किसी कोई और व्यक्ति है जो यहाँ पे टैक्स पे कर रहा है, किसकी और जगह पे जाके किसी और के बिहाफ पे जाके टैक्स पेमेंट कर रहा है, तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कहलाएगा। थर्ड पॉइंट है डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी जिसको हम कहते हैं माना हुआ करदाता। डीम्ड एसएससी इज एन इंडिविजुअल हु इज पुट इन ए पोजिशन टू पे टैक्स for some other person by a legal authority, generally the individual who are treated as deemed SSC are। देखिए यहाँ पे जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आय के संबंध में करदाता माना जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीम्ड एसएससी कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है वो मर गया है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो आपके डीम्ड एसएससी कहलाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति मर गया लेकिन उसकी लाइबिलिटी है तो यहाँ पे उस लाइबिलिटी का पेमेंट कौन करेगा, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो वो यहाँ पे क्या बोले या यहाँ पे बोला जाएगा डीम्ड एसएससी। तो ये होता है डीम्ड एसएससी। इसके अलावा एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, इसको हम क्या ट्रीट करेंगे एसएससी इन डिफ़ॉल्ट को। देखिए ये जो एक्ट है इसके अंतर्गत जब किसी कार्य का उत्तरदायित्व तो किसी व्यक्ति पर डाल दिया जाता है, यानी जो भी काम होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक व्यक्ति पर डाल दी जाएगी और वह उस कार्य को नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को एसएससी इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल समझ लीजिए, यदि कोई इंडिविजुअल है किसी दूसरे व्यक्ति को कोई धनराशि देते समय उसमें से आयकर काटने का उत्तरदायी है और वह यह नहीं काटता तो ये जो काम हुआ है ना, यानी काट कर सरकारी कोष में जमा नहीं करता, जो भी टैक्स है वो उसको कट नहीं करता है और गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जमा करता है, तो इस टाइप का जो इंडिविजुअल होगा वो आपका एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कहलाएगा। डेफिनेशन है एन एसएससी इन डिफ़ॉल्ट इज एन इंडिविजुअल हु हैज़ फेल्ड टू फुलफिल हिज लीगल ड्यूटी ऑफ पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो उसकी लीगल ड्यूटीज़ है उसको फुलफिल नहीं करता है, मतलब जो भी उसको टैक्स पे करने हैं वो नहीं कर पाता है। An employer is deemed to be an SSC in default if he fails to submit the TDS या टैक्स by him to government। तो यहाँ पे अगर वो फेल करता है तो वो डिफ़ॉल्ट यानी एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कहलाएगा। तो ये था ये आपका एसएससी का पॉइंट। प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, देखिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 3 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे जो सेक्शन है वो आपका है सेक्शन 3, यानी सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन दी गई है। अब प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, एज पर इनकम टैक्स लॉ द इनकम अर्न इन करंट ईयर इज टैक्सेबल इन नेक्स्ट ईयर। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये हमारा ईयर 2020 चल रहा है, इस साल हम इनकम अर्न कर रहे हैं और इसका जो टैक्स है वो हम पेमेंट करेंगे नेक्स्ट ईयर में। तो ये जो ईयर चल रहा है अभी 2020 ये होगा प्रीवियस ईयर और आने वाला जो ईयर होगा नेक्स्ट ईयर वो हमारे लिए कहलाएगा असेसमेंट ईयर। तो जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं वो ईयर हमारे लिए प्रीवियस ईयर होता है और जिस साल हम टैक्स पेमेंट करते हैं वो हमारे लिए कहलाता है असेसमेंट ईयर। तो ये है आपका प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन। इसके बाद है आपका असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है एक 12 मंथ का पीरियड। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ commencing on the first day of April every year. In India, the government maintain its account for a period of 12 months from 1st April to 31st March every year. As such, it is known as financial year. The income tax department has also selected same year for the assessment प्रोसीजर। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर बहुत क्लियर है, यानी कर निर्धारण वर्ष का आशय है 12 महीने की उस अवधि से है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। एक जो टैक्स पेयर होगा जो एसएससी होगा
वह अपनी जो इनकम होगी यानी प्रीवियस ईयर की इनकम होगी उसका जो पेमेंट करेगा वो फाइनेंशियल ईयर यानी अगले ईयर जो करेगा, तो ये जो नेक्स्ट ईयर होगा इसी को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर की जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में दी गई है। तो ये आप सेक्शन ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये डेफिनेशन थी एसएससी की, असेसमेंट ईयर की। इसके बाद है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है। द टैक्सेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल in India depend upon his residential status in India for any particular financial year. The term resident status has been coined under the Income Tax Act law of India and must not be confunded with the individual citizenship in India. तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो टैक्स पे करता है वो किस तरीके से उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हम डिफाइन करेंगे, वो डिपेंड करता है कि वो भारत में कितने दिन रहा है। तो इसकी बात यहाँ पे होने वाली है। जो यहाँ पे हमने इनकम टैक्स एक्ट हमारा कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। और यहाँ पे जो सेक्शंस है, जिस सेक्शन में हम इसकी बात कर रहे हैं वो है सेक्शन 6। तो यहाँ पे सेक्शन 6 में हम बातें करेंगे कि जो एक रेजिडेंट होता है उसका जो टाइप है यानी रेजिडेंशियल स्टेटस है उसको हम किस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो वो है, सबसे पहले यहाँ पे चार लोग होते हैं। एक है इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज और एवरी अदर पर्सन। तो इन सब के लिए जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस होगा वो क्या होगा। तो टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो है आपका एनएसएससी यानी एक करदाता कैन बी कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग रेजिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो वो पिछले साल जो है वो कौन कौन सी कंडीशन में यहाँ पे रेजिडेंट है उसका स्टेटस जानने के लिए हम ये जानते हैं, हमने इसको एक कैटेगरी बना रखी है। सबसे पहले है रेजिडेंट इन इंडिया, वो भारत में निवासी हो यानी नॉर्मल रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल हो। उसके अलावा है नॉन रेजिडेंट इन इंडिया यानी एनआरआई हो। ए रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आर फर्दर सब कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग स्टेटस। इनको हमने सब कैटेगराइज भी कर रखा है। पहला है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसके बारे में हम और डिटेल्स में जानते हैं कि इंडिविजुअल जो होगा उसको हम इस कैटेगरी में किस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक व्यक्ति की बात करते हैं। तो इसके लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन 6 है और सब सेक्शन 1 है, ये आप याद रखिएगा। तो सेक्शन 6 में बातें हो रही है और सब सेक्शन 1 में इनके लिए डेफिनेशन दी जा रही है। तो इंडिविजुअल, द रेजिडेंट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे एक जो इंडिविजुअल है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हम तब देखते हैं कि वो भारत में पिछले साल कितने दिन यहाँ पे रहा है, यानी फिजिकल कितने दिन वहाँ यहाँ पे रहा हुआ है, किस पीरियड में, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में। यानी प्रेसिडिंग ईयर जो था यानी प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे पिछले साल ये भारत में कितने दिन रहा है। तो इंडिविजुअल के लिए जो सबसे पहली बेसिक कंडीशन है वो ये है, physically present in India for a period of 182 days or more in the previous year। जिस साल ये टैक्स पेमेंट कर रहा है, टैक्स किस साल पेमेंट होता है समझ लीजिएगा, असेसमेंट ईयर में टैक्स पेमेंट होता है और प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न की जाती है। तो इस ईयर में कम से कम 182 डेज वो इंडिया में रहा हो, तब वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। सेकंड कंडीशन है फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन एग्रीगेट इन प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे जो सेकंड बात कही गई है उसमें ये बात कही गई है कि वो गत वर्ष यानी पिछले साल में पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिला के कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, लेकिन जस्ट प्रीवियस ईयर में मिनिमम 60 डेज वो इंडिया में रहा हो। तो ये कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा ए रेजिडेंट इंडिविजुअल इज फर्दर क्लासीफाइड इनटू रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ, देखो अगर एक व्यक्ति है वो भारत का नागरिक है तो वो एनआरआई यानी यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट तब कहलाएगा जब
he stay in India of 729 days or less in previous 7 year. वो भारत में 729 डेज रहा हो, कब? प्रीवियस 7 ईयर, पिछले जो 7 वर्ष है उसमें। ही वॉज कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट, वो नॉन रेजिडेंट कब कहलाएगा? इन 9 आउट ऑफ प्रीवियस 10 ईयर, जब वो भारत में 9 साल ना रहा हो पिछले 10 सालों में, तो इस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये कहलाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बात करता हूँ, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो एक रेजिडेंट हो सकती है या नॉन रेजिडेंट हो सकती है। उसके लिए क्या कंडीशन है? एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज इन इंडिया। यानी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो रेजिडेंट तब कहलाएगी जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट वो इंडिया में हो। ए रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज फर्दर क्लासीफाइड इनटू रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ। देखिए वो रेजिडेंट यानी रेजिडेंट तो होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा? जब उसका कर्ता यानी जो उसका मुखिया है वो इंडिया में 729 डेज और लेस इन प्रीवियस 7 ईयर में हो। तो वो भारत में कितने दिन रहता हो? 729 डेज या उससे भी कम पिछले 7 वर्षों में। सेकंड कंडीशन है कर्ता वाज कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट इन 9 आउट ऑफ प्रीवियस 10 ईयर, तो पिछले 10 वर्षों में 9 वर्ष भारत में ना रहा हो। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया देन HUF शैल बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट। तो वो जो ये करता है, अगर वो पिछले कई सालों से होली आउटसाइड इंडिया, वो खुद बाहर रहता हो और वहीं से सारा मैनेजमेंट करता हो, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा इस कंडीशन में। कंपनी की बात करें तो एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया, हाउएवर इन केस ऑफ ए फॉरेन कंपनी it shall be treated as resident in India if the place of effective management of foreign company is in India. The POEM of foreign company is outside India, then it shall be treated as non-resident in India. तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एक जो इंडियन कंपनी है वो हमेशा रेजिडेंट कहलाएगी, जबकि एक फॉरेन कंपनी जो है वो भी इंडिया की रेजिडेंट कहलाएगी, क्योंकि उसका जो प्लेस ऑफ वर्क है और जो मैनेजमेंट है वो हमारे देश में है। भले ही वो फॉरेन की कंपनी है तो वो हमारे देश में क्या कहलाएगी? रेजिडेंट कहलाएगी। लेकिन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर फॉरेन में है तो वो हमारे लिए नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। तो उसका अगर मैनेजमेंट वहाँ से विदेश से होता है तो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। एवरी अदर पर्सन, और भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो उनके लिए क्या रूल है? इन केस ऑफ एवरी अदर पर्सन दैट इज फर्म BOI AOP, they will be treated as resident in India if control and management of person is situated in India. If it is situated outside India, then stated will be non-resident. तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर एक व्यक्ति है, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं, उनको भी हम रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही मानते हैं एक अगर उनका जो कंट्रोल है वो इंडिया में सिचुएटेड है। लेकिन अगर उनका जो कंट्रोल है वो दूसरी कंट्री में है तो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। तो ये था नॉन रेजिडेंट के संबंध में। अब इनकी टैक्सेबिलिटी जो है, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो भारत में निवासी हैं उनकी क्या है जो टैक्सेबिलिटी है? ए रेजिडेंट SSC शैल बी लाइबल टू पे टैक्स इन इंडिया ऑन द फॉलोइंग इनकम्स। कौन कौन सी इनकम पे है वो टैक्सेबल, मतलब वो टैक्सेबिलिटी किस पे बनेगी? पॉइंट नंबर 1 है इनकम रिसीव्ड और इज ड्रीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय हिम इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल उसने सारी की सारी जो इनकम कमाई की है अपनी वो इंडिया में की है। पॉइंट नंबर 2 है इनकम एक्रूज और अराइजेस और इज ड्रीम टू बी एक्यूर और अराइज टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर्स। तो पिछले कई वर्षों में भी उसने जो भी इनकम है वो भारत में कमाई है, सारी एक्टिविटी अपनी भारत में की है। पॉइंट 3 है इनकम एक्वर और अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर। तो उसकी जो इनकम अकर हुई है या अराइज हुई है वो आउटसाइड इंडिया में हुई है, तो ये आपका ये टैक्सेबिलिटी में आएगा। इसके अलावा टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन,
तो यहाँ पे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है वो किस तरीके से टैक्सेबल होगा। ए रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शैल बी लाइबल टू पे टैक्स इन इंडिया ऑन द फॉलोइंग इनकम्स। कौन कौन सी इनकम पे है? ऑप्शन 1 है इसका, पॉइंट 1 है, इनकम रिसीव्ड और इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय हिम इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। उसकी जितनी भी इनकम उसने अर्न कर रखी है वो पिछले साल वो भारत में रिसीव की हुई है। पॉइंट 2 है, इनकम एक्कर आर अराइज और इज डीम टू बी एक्कर आर अराइज टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर। तो पिछले कई वर्षों की जो इनकम है वो इंडिया में ही रिसीव करता आया है। पॉइंट 3 है, इनकम अकर और अराइज टू हिम outside India during such year if it is derived from a business controlled from India और फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो जो भी इनकम है वो उसका कंट्रोल अगर इंडिया के अंदर होता है तो वो भी जो इनकम होगी वो क्या होगी? टैक्सेबल होगी यहाँ के हिसाब से। अब यहाँ पे है टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन। अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो किस तरीके से यहाँ पे टैक्सेबल होगा। In case of non-resident SSC, being an individual Hindu undivided family partnership from company or other person, following income shall be taxable in India. Point 1, income received or is deemed to be received in India by such person in the previous year. तो पिछले साल में उसके द्वारा इनकम यहाँ पे रिसीव की होनी चाहिए। पॉइंट 2 है, इनकम अकर और अराइज और टू बी डीम्ड टू अकर और अराइज टू सच पर्सन इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर। तो प्रीवियस कई ईयरों के जो इनकम है वो यहाँ पे अराइज होनी चाहिए और यहीं पे रिसीव होनी चाहिए, वो इस केस में टैक्सेबल माना जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस वीडियो से जुड़े हुए MCQ लेके। तब तक के लिए जय हिंद।